आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात का समय। गुलाब सिंह खाना खाकर अभी निपटा था। समय का कुछ अनुमान लगाना कठिन था। उसकी पत्नी और बच्चे सो चुके थे। नींद ना आने की वजह से गुलाब सिंह ने किवाड़ भेड़ दिए। लैंप जला छोड़ थोड़ी दूर पर कल्याण सिंह के घर की ओर हुक्का पीने चला गया। खाना खाने के बाद हुक्का पीने की आदत जो थी, चलो थोड़ी देर गपशप भी हो जाएगी, ये सोच वो चल पड़ा घर से निकलकर। उसका घर गांव के सबसे छोर पर था। उसके घर से दूसरे घर की दूरी लगभग 200 मीटर थी। पहाड़ में गांव के घरों में अक्सर काफ़ी दूरियां होती ही हैं। वो कल्याण के घर पर आकर बैठा। यहाँ से गुलाब का घर नहीं दिखता था। बीच में एक खेतों का बड़ा सा मोड़ पड़ जाता था। कल्याण हुक्का पी ही रहा था। आ गुलाब बैठ, खाना हो गया? इस पर कल्याण बोला, हाँ यार हो गया। वो दोनों खेत खलियान के विषय में बातें करने लगे। फसल की कटाई कब से शुरू कर रहे हो? कल्याण बोला, अभी 1 हफ्ते बाद देखेंगे, गुलाब ने कहा। तभी कल्याण की नज़र दूर एक जगह पर टिक गई। अरे गुलाब, ये क्या टाइम हुआ है अभी? इस पर कल्याण बोला, पता नहीं यार, क्यों, क्या हुआ? तभी गुलाब ने कहा, अरे देख, दूर उस पहाड़ी से एक उजाला इस तरफ आता दिख रहा है। कल्याण बोला, अरे कोई दूसरे गांव का राह चल रहा होगा। गुलाब ने बात को हल्के में लेकर कहा, अरे नहीं गुलाब, ये उजाला किसी राहगीर का नहीं हो सकता। वो तो पगडंडी पर एकदम सीधा चला आ रहा है, बिल्कुल गाड़ी के जैसा। अपनी बात पर जोर देते हुए कल्याण बोला। तब गुलाब ने गौर से देखा, हाँ यार, वो कोई आदमी तो नहीं लगता। गुलाब ने उसका समर्थन करते कहा, फिर तो वही है। तुझे ढोल नगाड़े की आवाज़ आ रही है क्या? कल्याण बोला, सुन, ध्यान से सुन। गुलाब ने कान लगाकर सुनना। अरे हाँ यार, हल्की सी आवाज़ तो आ रही है, ये पक्का आचरी ही है। गुलाब ने झट से खड़े होते हुए कहा। इस बीच वो रोशनी नज़दीक आ गई थी। तभी गुलाब सिंह को अपने घर का ख्याल आया। वो तो किवाड़ भेड़ कर आ गया था, बस उसकी पत्नी और बच्चे तो सो रहे होंगे। वो तो लैंप जला छोड़कर भी आया है। हे भगवान, अब क्या होगा, क्या करूँगा मैं? तब तक वहाँ पहुँच भी पाऊँगा उस उजाले से पहले? इस बीच रोशनी काफ़ी तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही थी। गुलाब ने तेजी से अपने कदम घर की ओर बढ़ाए। रोशनी उसके घर के लगभग पास आ चुकी थी। रास्ता ही वही था। लगभग दौड़ता सा वो हाँफने लगा। आज तो गए काम से। वो डर के मारे कांपने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। नंगे पैर भागते हुए उसके पैर भी जगह जगह से छिल गए। वो अब अपने घर के चौक के पास आ गया था और रोशनी उससे लगभग 20-22 मीटर दूर थी। वो लगभग हवा की तरह घर की सीढ़ियों पर लांघता जोर से दरवाजे को धक्का देकर अंदर पहुंचा और झट से एक हाथ से लैंप की बत्ती को मसल डाला। उसका हाथ भी झुलस गया। डर के मारे अभी भी उसकी धड़कनें तेज चल रही थी। रोशनी चौक के अंदर पहुंच चुकी थी। गुलाब ने देखा, वो एक नहीं 2 थे। दरवाजे के पास आकर उन दोनों की आवाज़ साफ सुनाई पड़ रही थी। गुलाब सिंह का डर के मारे दिल बैठा जा रहा था। आज तो बच्चे और मैं सब गए, आज बचना मुश्किल है, यही सोच रहा था वो। तभी उसे आवाज़ सुनाई पड़ी, दीदी चलो ना अंदर। उनमें से एक ने कहा, अरे चल छोड़, आज रहने दे। दूसरी बोली, नहीं दीदी चलो ना, मुझे अंदर जाना है। पहले वाली की आवाज़ आई, रहने देना। नहीं चल,
अब आ गए तो अब चल, पहले वाले की आवाज़ आई। ये वार्तालाप सुन गुलाब का कलेजा कांप उठा। डर के आगे उसने हिम्मत दम तोड़ दी और तब तक बेहोशी ने उसे अपने आगोश में ले लिया था। सुबह जब उसने अपने मुंह पर पानी के छींटे महसूस किए तो वो झट से उठ बैठा। उसे रात का सारा माजरा समझ आ गया। क्या हो गया था तुम्हें? उसकी पत्नी ने पूछा। उसकी पत्नी जाकर एक पड़ोसी को भी बुला लाई। बच्चे भी गुमसुम बैठे उसे ताक रहे थे। वो जिंदा था और सब कुछ ठीक है। तब जाकर उसकी सांस में सांस आई। वो कुछ नहीं बोला। उन्हें रात की बात बताना उसने ठीक नहीं समझा। कहीं ये लोग डर ना जाएं। अरे कुछ नहीं, शायद चक्कर आ गया था, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो उठा और हाथ मुंह धोकर धूप दिया जलाने लगा और कुल देवता के साथ आचरी की भी पूजा अर्चना की। तब जाकर उसका मन शांत हुआ। उसके बाद उसने कभी भी वो गलती नहीं की जो कल रात उसने अचानक हो गई थी। आचरी पहाड़ में भूत प्रेत देवताओं और आत्माओं की श्रेणी में रखी गई है। कहीं कहीं कुछ लोग उन्हें देवतुल्य भी मानते हैं और सम्मान के साथ उनकी पूजा भी करते हैं और कई जगहों पर उनके मंदिर भी स्थापित किए गए हैं जिनकी समय समय पर आज भी पूजा अर्चना की जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के छत से वो कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वो हर रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मनोहर के 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी और छोटे बेटे का नाम विकी था। एक बार गर्मियों की छुट्टी में रॉकी और विकी की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। रॉकी सोनिया से पूछता है कि तुम ट्रूथ लोगी या डेयर। सोनिया डेयर लेती है और पूछती है, तुम लोग कोई खतरनाक काम करने के लिए तो नहीं कहोगे ना? इस पर रॉकी बोला, ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत पर से घूम कर आओ और हाँ, छत पर रखे गमले में से फूल तोड़ कर लाना, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर गई हो। इस पर सोनिया बोलती है, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है, मैं नहीं जाऊंगी। रॉकी और विकी दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए जबरदस्ती बोलते हैं। सोनिया छत पर जाती है और जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ पड़ती है तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वो देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटक रही है। सोनिया उसे देखती है और जोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती तो रॉकी और विकी दोनों डर जाते हैं और वो छत पर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है। वो तुरंत मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। इस पर मनोहर बोला, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की जरूरत क्या थी? और रॉकी, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती हैं, फिर भी तुम सोनिया को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेजा? इस पर रॉकी बोला, सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई, अब आगे से ऐसा नहीं करेंगे। इस पर मनोहर बोला, और फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया ना तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊंगा। अच्छा सोनिया बेटी, ये बताओ तुमने वहां ऐसा क्या देख लिया कि तुम बेहोश हो गई? सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वो सोनिया को नहीं डांटता और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देरी हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता। वो पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर विकी और रॉकी दोनों आपस में बात करते हैं। तभी रॉकी बोलता है, विकी तुझे क्या लगता है, सोनिया ने जो कहा क्या वो सच है? मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही है।
या फिर उसको भ्रम हुआ होगा। इस पर विकी बोला, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत नहीं देखी? एक दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ देखा होगा। इस पर रॉकी बोला, चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। इस पर विकी बोला, अरे पागल हो गए हो क्या? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। विकी के मना करने के बावजूद भी रॉकी नहीं मानता है और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। वो उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर सोनिया ने सर कटी हुई उल्टी लाश देखी थी। रॉकी खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है। तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। रॉकी डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है। उसके ऊपर खून लगा हुआ था और वह दृश्य हाथ रॉकी को खींच कर लाता है और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करने लगता है। रॉकी चिल्लाता है। मनोहर काम से पैदल घर वापस आ रहा होता है। जैसे ही वो उस कब्रिस्तान के पास से गुजरता है, उसे रॉकी की आवाज़ सुनाई देती है। ये क्या? ये तो रॉकी की आवाज़ लगती है। ये तो कब्रिस्तान से आ रही है। मुझे जाकर देखना चाहिए। मनोहर कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है लेकिन रॉकी कहीं नहीं दिखाई देता। वो घर लौट कर आ जाता है और विकी से पूछता है कि रॉकी कहाँ है। इस पर विकी बोलता है, पापा मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी रॉकी कब्रिस्तान में चला गया। वो जानना चाहता था कि सोनिया सच बोल रही थी या झूठ। इस पर मनोहर बोला, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। जाओ घर के मंदिर में शंख में जो जल रहा है वो जल्दी से लेकर आओ। हमें रॉकी को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। विकी वो जल लेकर आता है। मनोहर विकी को कब्रिस्तान में ढूंढने लगता है। मनोहर जल छिड़कता है और फिर उसे किसी के घसीटने के निशान दिखाई देते हैं। वो समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है। कब्र से अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आती है। विकी बहुत डर जाता है। तभी मनोहर बोलता है, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेतात्माओं ने रॉकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है। हमें जल्दी उसे निकालना होगा। तुम यह पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो और वो हमें इससे प्रेतात्माएं से कोई नुकसान नहीं होगा। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। मनोहर उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वो कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी लथपथ बेहोश पड़ा होता है। मनोहर रॉकी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद मनोहर उस घर को छोड़कर शहर के एक दूसरे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने चला जाता है। मगर वो कब्रिस्तान का रहस्य क्या था, ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। वो करीब 4 दोस्त हैं जो उस जगह पर कुछ अपना समय व्यतीत करने के लिए आए थे। उन्हें ट्रैकिंग करना पसंद था, घूमना पसंद था, इसलिए वो इस हरे भरे पहाड़ पर ट्रैकिंग करने के लिए आए थे। काफ़ी देर तक घूमने के बाद वो शायद कुछ रास्ता भटक गए और ट्रैकिंग करते करते वो लोग काफ़ी अंदर चले गए, उस जंगल की गहराइयों में और अंदर। और फिर उन्हें दिखाई दी एक उजाड़ सुनसान खंडहर में बदल चुकी एक हवेली, जिसके आसपास एक प्राणी तक नहीं था, जिसके आसपास जीवन का नामो निशान नहीं था। उस हवेली को देखते ही वो चारों दोस्त रोमांचित हो गए। उन्हें लगा कि ये कोई पुरानी सी हवेली है जिसे उन लोगों ने खोज निकाला। लेकिन सच तो ये था कि उन्होंने इस हवेली को नहीं खोजा, बल्कि उस हवेली ने उन्हें खोजा था। कुछ ही देर में वो चारों हवेली के सामने खड़े थे। देखकर तो लगता है काफ़ी पुरानी है, लेकिन नक्काशी तो देखो, ज़रूर इसका मालिक राजसी ठाट बाट वाला होगा। उनमें से एक ने कहा, और ये भी हो सकता है कि अंदर खजाना भी हो शायद। आंखों में एक चमक लिए उनमें से दूसरा बोला। उन चारों को लग रहा था कि इस भव्य हवेली के अंदर कोई खजाना छुपा हो सकता है जो शायद उन लोगों को मिल भी सकता है। वो लोग काफ़ी अंदर तक आ गए, इसलिए
इस हवेली को उन्होंने ही ढूंढा है, उन्हें ऐसा लग रहा था। और उसी खजाने की लालच में वो चारों उस हवेली के अंदर चले गए। हवेली का दरवाजा उन्होंने खोला, जो बड़ी आसानी से खुल भी गया। दिन के समय भी उस हवेली के अंदर घुप अंधेरा था, इतना अंधेरा कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उन लोगों ने अपने मोबाइल निकाले और उसकी टॉर्च जलाई, और उसी टॉर्च की रोशनी की मदद से वो आसपास देखने लगे। जितनी भव्य वो बाहर से दिख रही थी, उतनी ही अंदर से भी थी। भले ही वो खंडर थी और बहुत ज्यादा जर्जर हो चुकी थी, लेकिन उसकी नक्काशी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि जब वो सही हालत में होगी तब वाकई ही बहुत खूबसूरत दिखती होगी। उस हवेली में जगह जगह मकड़ियों की जाली और धूल का गुब्बार था, और हर तरफ काला स्याह अंधेरा। तभी उन लोगों की नजर एक तरफ जाकर रुक गई। उन लोगों ने देखा कि उस हवेली के आखिरी छोर में से कोई हल्का हल्का सा उजाला आ रहा है। वो चारों ही आश्चर्यचकित हो गए। भला इतने अंधेरे के बीच वहां से भला कौन सी रोशनी आ रही है? वो चारों ही सोचने लगे, और फिर वापस उनके मन में खोजने की लालसा जगमगाने लगी। वो लोग उस तरफ चलने लगे, शायद उस तरफ खजाना हो। इस सोच के साथ उस तरफ आगे बढ़ने लगे। वो अब हल्की हल्की आती हुई रोशनी के सामने खड़े हुए थे, जो कि एक दरवाजे के नीचे से आ रही थी। वो लोग सोचने लगे कि इतना घुप अंधेरी वाली हवेली के अंदर, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं आ सकती, तो इस आखिरी छोर में जहां यह दरवाजा है, भला इसके नीचे से ये सुनहरी रोशनी कैसी? लगता है जरूर खजाना होगा इधर, उनमें से एक लड़का बोला, और बाकी सभी ने भी उसकी बात पर सहमति दी। वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। लगता है काफी पुराना है, जंग खा गया होगा, उनमें से एक बोला, जो दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। फिर वो चारों ही मिलकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। वो काफी बड़ा था, और उनमें से कोई भी बारीक सी नक्काशी हुई थी। उस दरवाजे पर एक आधा चांद की आकृति बनी हुई थी, और वो बिल्कुल दरवाजे के सीध में बनी हुई थी। मानो ऐसा लग रहा था कि वो दरवाजे का मुंह हो। अभी वो लोग उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे के अंदर से कोई हल्की सी आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई जंजीर या कोई चीज है जो कि खनक रही हो। अब उन्हें ये पक्का लगा कि अंदर खजाना ही है। वो लोग और ज्यादा रोमांचित हो गए। वो फिर दरवाजे के वापस खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। बाहर शाम अंधेरे में गहरा रही थी। उन लोगों को पता ही नहीं चला कि उनके इस दरवाजा खोलने की कोशिश में कब दिन शाम में तब्दील हो चुका था, और अब अंधेरा गहराने लगा था। लेकिन अंदर तो हवेली में पहले से ही अंधेरा था, तो उन्हें समय का कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रहा। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला, तो वो चारों थके हारे सामने ही नीचे जमीन पर बैठ गए। उनमें से एक उस दरवाजे पर टेक कर बैठ गया। कब से खोलने की कोशिश करें, यह साला दरवाजा खुल ही नहीं रहा। उनमें से एक जो वहीं दरवाजे पर टेक कर बैठा हुआ था, उसने दरवाजे को मुक्का मारते हुए कहा। अभी वो कुछ कहने ही वाला था, उससे पहले ही एक आहट सुनाई दी, और चर्र की आवाज के साथ वो जंग लगी हुई दरवाजा अपने आप ही खुल गया, जिसे वो लोग कितनी देर से कोशिश कर रहे थे खोलने की। अबे ये तो अपने आप खुल रहा है बे, उनमें से एक बोला, और वो चारों खड़े हुए सामने देखने लगे। कहीं कोई भूतिया हवेली तो नहीं है, ये कोई भूतिया जगह तो नहीं है, उनमें से एक डरते हुए बोला। अब वो चारों डरने लगे थे, क्योंकि वो दरवाजा अपने आप चड़मड़ाते हुए खुला था। ना जाने कितने ही दिनों या कितने ही सालों के वो बंद था, और मानो आज कुछ मिल रहा था, शायद कोई शिकार। इस तरह वो खुले ही जा रहा था। दरवाजा पूरी तरह से खुल गया, और वो चारों सामने खड़े मुंह खोले सामने की ओर देखते रहे। अब तक दरवाजे के नीचे से हल्की हल्की सी सुनहरी रोशनी आ रही थी। वो रोशनी तो दूर,
अंदर उस दरवाजे के भी खूब अंधेरा ही था। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि जब दरवाज़ा बंद था तब तो उसके नीचे से रोशनी आ रही थी, अब वो दरवाजे की रोशनी भली कहाँ चली गई। तभी उस दरवाजे के अंदर से कोई सरसराहट जैसी आहट आई। धीरे धीरे वो आवाज़ तेज होती गई, जैसे कि कोई घसीटते हुए आ रहा हो पर दिखाई नहीं दे रहा। तभी जो लड़का कुछ देर पहले उस दरवाजे से टेक कर बैठा हुआ था और जिसने उस दरवाजे पर मुक्का मारा था, वो लड़का सबसे पहले आगे खड़ा हुआ था और अचानक से एक ही पल में वो सब कुछ हो गया। दो भयंकर हाथ जो बेहद ही भयावह दिख रहे थे, बड़े बड़े नाखून वाले बाहर आए और उस हाथ ने उस लड़के को पकड़कर एक ही झटके में अंदर खींच लिया और दरवाजा फट की आवाज के साथ अचानक से बंद हो गया। अचानक हुए इस घटना से तीनों हक्के बक्के सामने देखते रहे, जैसे अभी अभी उस दरवाजे के अंदर से किसी अदृश्य साय ने उनके दोस्त को अंदर खींच लिया था, जिसका सिर्फ भयानक हाथ ही दिखा था और वो भी बंद हो गया। अचानक उन्हें अपने पैरों के नीचे से कुछ गीला सा महसूस होने लगा और जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्होंने पाया कि उस दरवाजे के नीचे से खून की धारा बहती हुई आ रही है जो उनके पैरों तक पहुंच गई थी। वो देखते ही तीनों चिल्लाकर भागने लगे और बहुत कोशिशों के बाद उस हवेली से बाहर निकल गए, मगर उनका दोस्त वो मारा गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।